हम्म। अरे देखो, इसमें वैल्यू वाली बात कहाँ से आ गई, हमको ये बता दो ना। आ ये आ वो वही चीज देखो, क्लास का मतलब होता है ना कि बच्चे आए। अब हम जितना एफर्ट्स अगर 10। पाल काल। देखिए, पाल काल कहिए या फिर साम्राज्य कहिए। देखिए, पाल साम्राज्य समझने से पहले हम लोग को एक चीज जानना होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है। जिसमें कौन कौन थे? मैंने एक बार सीक्वेंस से नहीं बोल सकते हो कौन कौन था। पहले प्रतिहार आते थे, तो सीक्वेंस में कोई नहीं बोल सकते हो। जैसे जो अगर त्रिपक्षीय संघर्ष जहां लिखा जाएगा, इसमें आता है सबसे पहले पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। देखिए, लास्ट तक क्या रहा नहीं, अगर आपसे त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा जाता है ना, तो ये सीक्वेंस इसका यही होता है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है। तो इसको आप एक पहले पाल लिखने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, एक चार्ट बना के ही। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या हुआ? उसमें एक तरफ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ठीक है। पाल की तरफ लिखिएगा संस्थापक। हाँ, गोपाल। उसके फिर नीचे लिख लीजिएगा क्षेत्र। हम्म। बंगाल का क्षेत्र था। बिहार और बंगाल लिखा जाता है। खाली तो लोग बंगाल पे काहे फोकस कर रहे हो? बिहार बंगाल, क्षेत्र बिहार बंगाल। देखिए, उस समय क्या था, उससे नहीं, आज के परिवेश में ये दो राज्य हो गए हैं। जब आप क्षेत्र बांटिएगा तो आप ये थोड़ी लिखिएगा कि नहीं, क्योंकि ये कहा जाता था क्या, बिहार एंड बंगाल प्रोविंस। ठीक है। क्योंकि बिहार अगर आप देखेंगे तो 1912 में ही जो आ रहा है, तो बिहार का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है। क्यों बिहार नाम पड़ा था? बहुत सारे यहाँ बिहार थे, जिसके कारण से इस प्रांत का नाम बिहार हो गया। आप जानते हैं कि 12 में बंगाल अलग होता है और 36 में उड़ीसा अलग होता है और 2000 में झारखंड अलग होता है। तो ये नहीं कि अब आप क्षेत्र पूछेगा तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम बिहार पुराना ही रखें। बिहार बंगाल। राजधानी, नीचे लिखिएगा राजधानी। हम्म। उदंतपुरी राजधानी रह रही है। हम पाल साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मुंगेर, पाटलिपुत्र। सेकंड नंबर वाला जो है प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहार लिखिएगा। इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। हम सिर्फ थोड़ा सा सोचे कि आप लोग को एक्स्ट्रा बता दें, में आप लोग कंफ्यूज कंफ्यूज करने लगे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम क्षेत्र।
बंगाल में तुमको प्रतिहार वंश है। आ राजस्थान और तो ऊपर कुछ मिलता है का? आ आ राजस्थान गुजरात यानी पश्चिम भारत। लिखिएगा पश्चिम भारत, राजस्थान, गुजरात। राजधानी उज्जैन, कन्नौज। क्षेत्र एक्चुअली पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट संस्थापक। अब की दंती दुर्ग सही है। तो मैंने राष्ट्रकूट का तुम ले जाओ प्रतिहार में। क्षेत्र दक्षिण भारत। और राजधानी, राजधानी मान्य खेत। हम ये पाल से पहले हम थोड़ा सा आपको इसलिए किए हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम बता दिए। आप पूरी जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि बिहार स्पेशल में उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, हम सिर्फ आपको ये बता दिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इनके बीच संघर्ष हुआ था, ठीक है। उसकी बाकी हिस्ट्री जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। अब आप डालिएगा पाल वंश, पहला शासक में डालिएगा गोपाल। गोपाल, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना तथा एक महाविहार का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। किस शाखा के समर्थक थे? अब वो हीनयान भी बोले तो मैं महायान भी। महायान शाखा, कोष्ट में लिख लीजिएगा, महायान शाखा के। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक राजधानी, अब सही आए हो, उदंतपुरी। उस समय डायरेक्ट तुम उदंतपुरी जा रहे हो। देखिए, जब साम्राज्य एस्टेब्लिश होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो फाइनल राजधानी बना है उसी समय वो बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जब शासक कमजोर रहता है तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप मौर्य काल में पढ़िएगा राज्याभिषेक, तो उसमें राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था राजधानी। यानी राजधानी सेफ जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजा हार गया, यानी अगर राजधानी पे अटैक हुआ, राजा हार गया, यानी साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ ये प्रारंभिक राजधानी उदंतपुरी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक महाविहार की क्या और विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के काल में रामचरित की रचना हुई है। कौन करता है? हाँ, इसके काल में एक रामचरित की रचना होती है, वो कौन करता है? मानस नहीं, रामचरित। पूरा नाम?
नजदीक चले गए हो, ये अच्छी बात है कि आप चले गए इस नजदीक। देखिए हम इसीलिए रुक जाते हैं, हम पहले आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। ठीक है, इसी के काल में संध्याकर नंदी ने, अब याद आया, नाम पढ़े होंगे। देखिए हमारा एक ही मोटो रहता है कि हम पहले आपसे जान जाएं कि आप अपने कुछ तो ब्रेन पे यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका ब्रेन है वो अनयूज्ड ब्रेन है। बस यूज कहाँ किए हैं, कुछ कुछ सातिरपना में किए हैं, नहीं तो पूरी तरह से आपका जो ब्रेन है वो अनयूज्ड ब्रेन है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ अभी तक। तो कम से कम कुछ तो हम यूज करवा देते हैं आपसे। संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने 2 महाविहार की स्थापना की थी, कौन कौन? और कहाँ पे है? हाँ लिखिएगा, विक्रमशिला एवं सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार कोस्ट में लिख लीजिएगा, ढाका बांग्लादेश। यानी सोमपुर महाविहार ढाका में है, पहाड़पुर जगह है, बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उस समय न्याय, व्याकरण एवं तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला पाल शासक लिख लीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से भाग लेने वाला, पाल वंश की ओर से भाग लेने वाला पहला शासक, पहला शासक धर्मपाल था। तो किसने इसको उत्तरापथ स्वामी की संज्ञा दी थी? सोरठल थे, बिल्कुल। लिखिए, गुजराती कवि सोरठल ने, कहीं ठ मिलता है कहीं ट मिलता है, तो सोरठल अब्लिक सोरठल कर दीजिए, और क्या, दोनों मिलता है, ये दोनों नाम हम लोग को मिलता है। ने इसे उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी है, उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक
इंदिरा युद्ध को हटाकर, इंदिरा युद्ध को हटाकर किसको गद्दी पर बैठाता है? चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाया। हम भी बुक से लाते हैं नाम, हम अपने से नहीं इसको कर रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहली बार मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको किताब में मिलेंगे। देखिए जो मटेरियल एक्स्ट्रा मिल रहा है ये मिल रहा है, अगर नहीं जो रहेगा तो जो आप किताब पढ़िएगा, अगर वही चीज़ सेम किताब मुझे भी मिल रहा है हम वही चीज़ लिखाएंगे। लेकिन हम कोशिश हमेशा कर रहे हैं कि जो आप पढ़िए उससे हम कुछ और बढ़ा के आपको दे दें वापस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उपाधि इसकी क्या क्या है? उपाधि और 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 परम सौगात। बिल्कुल लिख लीजिएगा, उपाधि हाइपन देके लिखिएगा, परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम सौगात, परमेश्वर आदि, इतनी इसकी उपाधियां हैं। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम सौगात, परमेश्वर आदि, यानी एक आदि को जो छूट गया वो आदि में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था तथा 200 गांव दान में दिए थे। यानी इन 200 गांवों से जो आय होती थी उससे नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विक्रमशिला महाविहार में, विक्रमशिला महाविहार में वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। धर्मपाल का राजपुरोहित कौन था? हाँ, बहुत टफ तो नाम भी नहीं है उसका। लिखिए, धर्मपाल के दरबार में, धर्मपाल के दरबार में ज्ञानपाद नामक विद्वान, ज्ञानपाद नामक विद्वान उनके राजपुरोहित थे, उनके राजपुरोहित थे। जबकि हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान भी उनके समकालीन थे। जबकि हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान भी उनके समकालीन थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? वाइस चांसलर? क्या?
ज्ञानपाद ही थे जो उनके राजपुरोहित थे, वही वहां का वाइस चांसलर थे। लिखो, ज्ञानपाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट हेडिंग, देवपाल। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक, क्या नाम था उसका, बालपुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी। तथा 4 गांव इस मठ को दान में दिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम पाल शासक जिसने मुंगेर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, देवपाल ने समकालीन प्रतिहार शासक मिहिर भोज तथा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने एक और प्रतिहार शासक रामभद्र को भी पराजित किया। इसका स्रोत क्या है? कोष्ट में लिखिएगा, स्रोत बराह और दौलतपुर का अभिलेख। बाराह और दौलतपुर का अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट, यह सबसे महान पाल शासक था। यह सबसे महान पाल शासक था जिसके दरबार में वज्रदत्त नामक विद्वान थे। ये किस पुस्तक से पता चलता है? कोष्ट में लिखिएगा, पुस्तक लोकेश्वर सताका। लोकेश्वर सताका। सताका।
नेक्स्ट पॉइंट, लामा तारानाथ इसे, लामा तारानाथ इसे पाल वंश का पुनर्स्थापक मानते हैं, पुनर्स्थापक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरब यात्री सुलेमान ने, अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को एक शक्तिशाली राजा बताया तो, एक शक्तिशाली राजा बताया तो वहीं पाल शासक को अरबी भाषा में क्या कहा गया है? पाल शासक को अरबी भाषा में रूहमा, रूहमा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा महीपाल प्रथम, महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम लिखिएगा, इसने पाल वंश को पुनः स्थापित किया, नेक्स्ट पॉइंट, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर इसे, बंगाल पर आक्रमण कर इसे पराजित किया। नेक्स्ट, इसके दरबार में एक अतीश अतीश नामक विद्वान था, अतीश नामक विद्वान था, जिसके नेतृत्व में एक दल, जिसके नेतृत्व में एक दल तिब्बत भेजा था। नेक्स्ट हेडिंग रामपाल, लिखिएगा, इसके काल में उत्तर बिहार में, इसके काल में उत्तर बिहार में कर्नाट वंश की स्थापना कौन करता है? नान्यदेव ने की। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की। नेक्स्ट हेडिंग धंद्रधुम्न, धंद्रधुम्न
लिखेगा इसमें, इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। नहीं नहीं, इसी का सब शासक आते जाएगा। इसके बाद एक और लास्ट अंतिम गोविंद गोविंद पाल शासक आएगा और पाल वंश समाप्त हो जाएगा। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इसके समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। इसके समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट हेडिंग, गोविंद पाल। गोविंद पाल यह पाल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का अंतिम शासक था। गोविंद पाल लास्ट रहता है, बीच में बहुत सारे भी राजा हैं, छोड़ते गए हैं उसको, क्योंकि देखिए इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको पढ़ना महिपाल प्रथम तक ही है, क्योंकि महिपाल प्रथम क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके समय राजेंद्र प्रथम यहाँ आता है, क्योंकि वो जब गंगा जल लेने आता है वहाँ पूजा के लिए, वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से वो पराजित करके जाता है। बस यहीं तक आपको पढ़ना है। 2-3 बस खाली ये कर दिए कि ये कौन थे, बस उसके नहीं। आपको गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल प्रथम जो है, बस इतना ही है पाल वंश में पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जब डायनेस्टी कमजोर हो जाता है तो आप समझ जाइए कि कोई फायदा नहीं है उस डायनेस्टी में, कुछ भी नहीं नया हो सकता है। क्योंकि अगर राजा जब स्ट्रांग है तभी वो कोई कार्य कर सकता है, चाहे वो संरचनात्मक कार्य हो या फिर कोई डिसीजन मेकिंग। वो तो बाद में, मतलब ये लास्ट में आता है तो सबको जलाते हैं, क्योंकि देखिए वो एक ही उसका मोटो था कि जितने महाविहार हैं उसको नष्ट कर देना है। देखिए चूंकि इस्लाम, अगर आप इस्लाम का जब उद्भव पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, या तो आप उनको कन्वर्ट कर दीजिए या फिर मार दीजिए, या तो वो इस्लाम अपना ले या फिर उनको मार दीजिए। अगर आप इस क्रम में आप मारे जाते हैं तो आपको जन्नत मिलेगा। नहीं, बुक्स में अगर पढ़िएगा, बुक्स में ही है। कभी कभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के लिए हंगामा हो जाता है, क्योंकि जब हम ये चीज़ बताने लगे ना एक बार, तो सर आपको कैसे पता? हम पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। आप सिलेबस में ये लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए जैसे जो भी मुस्लिम होते हैं वो भड़क जाते हैं। जैसे आप बताइएगा, अगर इसमें कोई मुस्लिम भी है तो भड़क जाएगा वो, फिर हम कहानी सुनाएंगे तो। आप हैं, देखिए जब मोहम्मद साहब के लिए वो फेमस क्यों हुए? क्योंकि अगर वो खादीजा के यहाँ नौकरी नहीं करते, क्योंकि खादीजा जो थी वो बहुत पावरफुल उस समय लेडी थी, ठीक है, उनके यहाँ वो नौकरी करते हैं और उन्हीं के पैसे को यूज करके वो इस्लाम को प्रचारित करते हैं। अगर आप अगर स्टोरी पढ़नी है तो आप इग्नू, ये नालंदा ओपन का जो हिस्ट्री एमए का अगर आप लीजिएगा सिलेबस, मुझे लग रहा है कि 5वां या 6ठा पेपर जो भी पेपर है उसमें पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि वो पेपर ही पढ़ना है। तो देखिए लोग भड़क जाते हैं। अरे भाई देखिए उन्होंने क्या किया, उनके पास फंड चाहिए। आज भी अगर आपको अपनी बातें रखनी है तो क्या होता है, अगर आप कितना भी विद्वान हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो कभी आप रख सकते हैं। आज इतने बड़े बड़े बाबा जो फेमस हुए, क्यों फेमस हुए हैं? सिर्फ पैसे से। क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एक आए हुए थे यहाँ मनेर में, क्या नाम है, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री। लोगों का पागलपन आपने देखा? कुछ भी नहीं ऐसा वो बताते हैं। हाँ तो देखिए ये एक्चुअली धर्म जो होता है ना, जब तक आप ब्लाइंड नहीं होइएगा, आप धर्म को नहीं प्रचारित कीजिएगा। तो वहां इस्लाम यही कहता है कि या तो देखिए उनके लिए एक ही चीज है, अगला या तो कन्वर्ट हो या फिर मरे, क्योंकि उनको है कि कन्वर्ट कर ही देना है।
और इस्लाम इसी कारण से बहुत तेजी से विकास किया, क्योंकि जब अगर आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी में वो आए और उसके बाद इतना जल्दी आप देख रहे हैं इस्लामिक कंट्री, क्योंकि उनका एक ही मोटो है, मूर्ति पूजा को मानना नहीं है। जो बाद में भी जो लेटर एडिशन हुआ, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मजार, इस्लाम कभी नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करता है। अगर जो इस्लाम के होंगे उनसे पूछिएगा, मजार का कॉन्सेप्ट नहीं है। और बहुत कम मुस्लिम लोग मजारों पे जाते हैं। वहां जाने वाले मेजोरिटी किसकी होती है? हिंदुओं की होती है, हिंदुओं की होती है। आप अगर नहीं गौर कर रहे हैं ना, गांधी मैदान चले जाइए, गांधी मैदान का मजार कोई देखा है? हाँ, बहुत लोग, अरे बहुत लोग जाते हैं। अगर सिर्फ तुमको देखना है, चिल्ड्रंस पार्क के पास खड़े हो जाओ, आप देखिएगा शाम में बड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां आके रुकती हैं। अंदर जगह नहीं रहेगा देख ये करने के लिए, क्योंकि हम भी सुने थे तो हम भी गए देखने। एक्चुअली मुझे जानकारी लेनी थी कि कैसे होता है। इवन यहाँ से छोड़ दीजिए, मनेर जाइए, मनेर को कहा जाता है कि वो लिविंग है। जो मखदूम साहब मनेरी का जो मजार है वो लिविंग मजार के रूप में, यानी देखिए एक माना जाता है, और हम लोग अंधविश्वास में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। तो देखिए इस्लाम इस चीज को नहीं कहता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जिसको एक बार फायदा हो गया वो जाएगा ही, आप उसको कितना भी कर लीजिए। तो देखिए धर्म का प्रचार वैसे ही होता है। तो देखिए हर कोई, अगर आप देखेंगे तो जो बख्तियार खिलजी, क्यों? क्योंकि उस समय वो अटैक किया विश्वविद्यालय पे, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तंत्रयान की पढ़ाई हो रही थी। उसको कोई वैसा असाध्य बीमारी थी, यहां आया वो ठीक हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब ठीक हो गया तो देखा कि अरे इनके इसमें मतलब तंत्र में इतनी पावर कहां से आ गई, अटैक कर दिया। और जब वो अटैक किए, चूंकि बौद्ध भिक्षु थे और स्टूडेंट थे, तो उस समय आज का स्टूडेंट नहीं ना हॉस्टल में कि बम रखे हुए, बंदूक रखे हुए, आज अगर मारपीट हो तो कुछ देर तक वो स्टेबल कर सकता है, उस समय तो कुछ नहीं था। तो लोग वहां से भाग गए, और जो भी बाहर के लोग जो आए थे, जो चाइनीज वगैरह थे, जो यहाँ के ग्रंथ को ले जाकर अपना कॉपीराइट करवा लिया और उन्होंने इसको आग लगा दी। आप जानते हैं कि नालंदा 6 महीने तक जला था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी। अभी भी जो नालंदा आप देखे होंगे, कोई गया होगा तो देखा होगा, जितना एरिया है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे थे? आइडिया नालंदा में कितने स्टूडेंट थे? 10,000 स्टूडेंट्स है, और टीचर तुम लोग इतना बेसिक बेसिक नहीं पढ़ के रखते हो। 1500 टीचर थे, 1500 टीचर और 10,000 स्टूडेंट्स हैं। आप समझ सकते हैं, तब तो 200 गांव यहां दिया गया था दान में इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि आपको वहां फी दे के पढ़ना है। अब ना हो गया है कि आप फी अफोर्ड करके इतने बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। पहले जो भी हैं, आप पूछ लीजिए, आज से 50 साल पहले इतने बड़े बड़े स्कूल भी नहीं थे, और सारे लोग उसी गांव के स्कूल में पढ़ के आके सरकारी कॉलेज में पढ़ के बढ़िया जॉब ले लेते थे। लेकिन आज क्या है, बड़े बड़े स्कूल्स। तो देखिए आज आप डोनेशन दे सकते हैं, उस समय क्या था कि राज्याश्रय मिलता था। जैसे आज का राज्याश्रय आप गांव के स्कूल में देखिएगा, मिड डे मील है। क्या है कि बच्चे जो गरीब भी हैं वो इसलिए आए कि वो पढ़े, नहीं भी पढ़े तो कम से कम एक टाइम का उनको पौष्टिक आहार तो मिले, भले टीचर लोग घपला मार के उसको कम खिलाए। लेकिन देखिए सरकार की स्कीम खराब नहीं है। सरकार चाहती है कि जो एकदम गरीब है और वो पैसे के वजह से उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। लेकिन सरकार, देखिए जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो अब क्या होता है कि हम ही लोग को अगर पढ़ाना रहेगा तो हम कभी उस सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं भेजेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं तो हम उसमें सुधार कैसे चाहेंगे? अगर एक डीएम का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो क्या उसका एजुकेशन लेवल नहीं ठीक हो जाएगा? आप जानते हैं कि नालंदा में जब एंट्री होती थी तो जो गेट पे द्वारपाल होते थे वो आपसे बहुत कठिन सवाल पूछते थे, और 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग को ही एंट्री मिल पाती थी। सोचिए, जब द्वारपाल इतने प्रकांड विद्वान होते थे तो जो वहां पढ़ने वाले कितने प्रकांड विद्वान होंगे। तो ये चीज था उस समय का हमारा एजुकेशन सिस्टम। चलिए बख्तियार खिलजी को क्या समझ में आया उस समय, ना हम थे ना आप थे। उससे पूछा जाए कि काहे के लिए जला दिया, कम से कम रहने तो दो।
लेकिन फिर से जो नालंदा नया जो विश्वविद्यालय बना है, रियलिटी वो गौरव फिर से प्राप्त कर लेगा। उसका जो बढ़िया जो बना है, अभी तो कुछ दिन पहले मोदी ही आए थे यहाँ, वो रियलिटी में है कि लग रहा है कि नहीं हम एंशिएंट मतलब नालंदा में हैं। तो हो सकता है कि फिर से अगर वो नहीं जला रहता तो आज जो नालंदा है वो विश्व में ये पहला विश्वविद्यालय था। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम लोग रहते। लेकिन अब सोचने से क्या फायदा है, सोच के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसमें? नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बना है, वो खंडहर को छोड़ दीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनाया गया है और सेम पैटर्न पे बनाया गया है। देखिए, सेम पैटर्न कहने का सेंस कि टेक्निक वही यूज की गई है, उसी टाइप का आर्किटेक्चर है। जैसे अगर आज आपने राम मंदिर देखा, फोटो में देखा ना, उसकी टेक्निक क्या यूज की गई है? टेक्निक और शैली, तो वो किस तकनीक से वो बनाई गई है? और क्यों सीमेंट वगैरह बाइंडिंग मटेरियल कुछ भी नहीं है? चिपका के। देखिए, जो हमारे एंशिएंट जितने भी टेम्पल्स हैं, वहां पे जो मंदिर निर्माण में उन्होंने किसी प्रकार का कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं किया। यानी जैसे सीमेंट और बालू हम लोग मिला के बनाते हैं वो नहीं, उन्होंने कैपलिंग मेथड्स यानी वैसे खांचे बनाए उस पत्थरों में कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे को वो सपोर्ट दे। और ये मंदिर जो अब बन रहे हैं, जैसे जो राम मंदिर, हजारों साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। यानी आज भी आप देख रहे हैं कि जो हजारों साल से हमारे जो साउथ इंडियन टेम्पल्स खड़े हैं, उसके पीछे रीजन यही है। या उन्होंने जो बाइंडिंग मटेरियल यूज किया, जो एंशिएंट पीरियड में उन्होंने लाइम सुर्खी यूज किया था। यानी अगर आप देखेंगे जो मेडाइवल में जितने भी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ बने हैं, तो जो उनका बाइंडिंग मटेरियल है, सीमेंट नहीं यूज किया गया है, उसमें उन्होंने बाइंडिंग जो मटेरियल यूज किया है, चूना पत्थर, उसको गला के, ईंट को पीस के, उसमें उड़द गुड़ ये सब मिला के ऐसा बाइंडिंग मटेरियल तैयार किया है कि जिसको मैच्योर होने में लगभग 750 साल लगेगा। यानी आज अगर यूज कर रहे हैं तो 750 साल तक मतलब वो मैच्योरिटी पे जाएगा, यानी वो खराब नहीं होगा। 750 साल के बाद ये थोड़ा मोड़ा खराब होगा, यानी मिनिमम वो चलेगा बाइंडिंग मटेरियल। तो पता है कितने साल चलेगा? 1500 साल जो मेडाइवल में यूज हुआ है। जबकि सीमेंट की लाइफ कितनी है? हाँ, 99 ईयर्स। 100 साल कहीं नहीं होता है। 99 ईयर्स का ही लीज होता है अपार्टमेंट का। 100वें साल में तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। यानी सीमेंट की लाइफ है 99 ईयर्स और हमारे जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं उसकी लाइफ है 1500 साल। जो बाइंडिंग मटेरियल यूज किया गया, तो अगर बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं किया गया, सिर्फ स्टोन को जोड़ के बनाया गया है, तो हजारों साल में तो नहीं होगा। तो ये है हमारे जो एंशिएंट और मॉडर्न तकनीक में अंतर। इवन आप अगर जाएंगे नालंदा में तो देखिए कंजर्वेशन तो होता है वहाँ। कंजर्वेशन समझ रहे हैं? अगर ईंट खराब हो गया तो सेम टेक्सचर के ईंट वहाँ लगा दिए जाते हैं। जबकि नियम के विरुद्ध है कि सीमेंट यूज नहीं करना, तो लोग करने लगे हैं सीमेंट यूज। जब भी कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन समझते क्या होता है? संरक्षण करना। तो बाइंडिंग जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो आपका ओरिजिनल मटेरियल है, उससे ये स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर स्ट्रांग रहा ना तो इसको और जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कहा जाता है कि जो जमीन के अंदर जो भी हमारे पुरावशेष दबे हुए हैं, वो एक आध हजार साल और दबे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक नियत टेम्परेचर पे वो ऑलरेडी प्रिजर्व हो चुके हैं। लेकिन जैसे हम उनको खोद के बाहर निकालते हैं, जब एक्सकेवेशन होते हैं, खुदाइयाँ होती है, तो क्या होता है? जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे उनका क्षरण शुरू हो जाता है।
तो उसका कंजर्वेशन करना होता है। तो देखिए, कंजर्वेशन जब भी मटेरियल यूज किया जाता है, आपका जो ओरिजिनल मटेरियल है उससे कमजोर मटेरियल होना चाहिए, नहीं तो ये जब स्ट्रांग हो जाएगा तो इसको खत्म कर देगा। कभी कंजर्वेशन बताएंगे तो उसमें अगला हेडिंग लिखिए सेन वंश। सेन राजवंश। हम्म। बिहार एवं बंगाल की धरती पर, बिहार एवं बंगाल की धरती पर पाल वंश के बाद, पाल वंश के बाद जो नवीन राजवंश प्रकाश में आई, जो नवीन राजवंश प्रकाश में आई, उसे हम सेन राजवंश के नाम से जानते हैं। बिहार एवं बंगाल की धरती पर पाल राजवंश के बाद जो नवीन राजवंश प्रकाश में आया, उसे सेन राजवंश के नाम से हम जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की? वास्तविक संस्थापक लिखिए, सही है। सेन राजवंश की स्थापना, सेन राजवंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, तो सामंत सेन ने किया था, तो वहीं सेन राजवंश का असली संस्थापक, सेन राजवंश का असली संस्थापक विजय सेन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विजय सेन ने देवपारा में, विजय सेन ने देवपारा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हाँ, देवपारा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, बल्लाल सेन ने, बल्लाल सेन ने दान सागर एवं, बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर जैसी पुस्तक की, अद्भुत सागर जैसी पुस्तक की रचना की थी। सेन वंश का शासक, नेक्स्ट पॉइंट, सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण सेन ने अपने नाम पर एक संवत चलाया था,
अपने नाम पर एक संवत चलाया था, जिसका नाम लक्ष्मण संवत था, जिसका नाम लक्ष्मण संवत था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव, हलायुध, हलायुध इत्यादि जैसे विद्वान रहते थे। जयदेव ने कौन सी रचना की थी? गीत गोविंद जैसी, गीत गोविंद जैसी पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? नादिया थी, नादिया थी, जिसे हम लखनौती के नाम से जानते हैं। नादिया, लखनौती, नादिया, जिसे हम नादिया के नाम से जानते हैं। क्या जी? अगला हेडिंग डालिएगा, सल्तनत कालीन बिहार। नहीं, किसी में सब हेडिंग डालिए, बिहार में तुर्कों का आक्रमण। नीचे फिर एक और हेडिंग डालिएगा, बख्तियार खिलजी। लिखिएगा, बिहार में तुर्कों का आगमन 12वीं शताब्दी से हुआ था, 12वीं शताब्दी से हुआ था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति हिसामुद्दीन के सहायक, हिसामुद्दीन के सहायक हिसामुद्दीन हिसामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने
बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पहला आक्रमण बख्तियार खिलजी का कब हुआ है? कहाँ? आ अंदाजी लगा दो, नालंदा जला ही ले तो सबसे पहले वहीं आकर जला ही दिया नहीं? हाँ, कहाँ राजधानी? हम्म, मुंगेर में ये राजधानी बना रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं बख्तियार खिलजी, तो दूसरे का बताओगे? आ मुंगेर क्या करने जाएगा? पहले मुंगेर पहुंच गया। अरे नहीं पढ़ के आते हो तो तुम ही बोल दो कि नहीं पढ़े हैं। ये गोल गोल काला घुमाते हो? हाँ, तो एक्सरसाइज कर रहे थे तो गोल गोल घुमा रहे हो। लिखो 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी, 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मनेर, कोस्ट में लिख लेना बिहार, मनेर पर आक्रमण किया था, जहां किसका शासक था? जहां किसका शासन था? ये वो कोई जवाब दे देता तो तुम लोग का समझ में आता है। हाँ, पटने वाला और भी कहीं मनेर है क्या? हाँ, कह दो कि पटना के है ये नहीं है सर, तो हमको क्या मालूम? हाँ, मोमिन आरिफ का शासन था। मोमिन, मोमिन आरिफ। लगता है कोई पढ़ के नहीं आया, नहीं? नाम सुना हुआ है ना? हाँ, तुमको याद क्या रहेगा? मोमिन आरिफ का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट, मनेर को आधार बनाकर उसने, मनेर को आधार बनाकर उसने 1198 कहाँ शासन कर, कहाँ आक्रमण करता है? अंठानवे में नालंदा करा दोगे? बताओ। बिल्कुल, में बिहार शरीफ, कोस्ट में लिख लेना उदंतपुरी। को जीता और उसे राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, उसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं उदंतपुरी महाविहार,
को नष्ट किया, को नष्ट किया, इस घटना की जानकारी कहां से मिलती है? बुक तो होगा ही। इसकी जानकारी तो लोग कुछ नहीं पढ़ के आती हो। ये तो लगता है ये तीन चार को जो बैठी हुई है ना, ये आज तक कभी मुंह खुला ही नहीं इन लोग का। घर से खाना नहीं खा के आती हो? आ? आ? लेकिन मुंह का नहीं खुलता है फिर तुम लोग का। तो पढ़ के आओ। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि आप लोगों में से कोई एक दिन भी हम नहीं देखे कि आप कोई क्वेश्चन का एक एक भी जवाब देते हुए, कोशिश भी करते हुए नहीं देखे। देखो हमेशा कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश ही मत कीजिए। नहीं अच्छा है, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे। देखो हम आपसे हमेशा कहते हैं और बार बार अभी भी कहेंगे कि हमारी क्लास में आपको जिंदा रहना है। अब मुर्दे नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहिएगा और हम बस बक 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 करके चले गए। हम जब आपसे बातें कर रहे हैं तो आपको भी तो बोलना होगा ही। एकदम देखें अभी तक एक शब्द का जवाब नहीं। आगे से अगली क्लास से अब तुम लोग पढ़ के आओगी चारों। पीछे तुम ही चारों को बोल रहे हैं। हाँ? नहीं एगो ये आगे तुम्हारे आगे भी एगो है, ये भी नहीं बोलती है, इसको भी नहीं सुने कभी बोलते हुए। क्योंकि बाकी लोग तो देखो एक लाइव क्लास है ना, इन्हें कम सिर्फ सुन के नहीं जाना है, आपको बोलना होगा। इसके लिए आपको पढ़ के आना होगा। फॉर्मूला याद है ना, या तो पार्टिसिपेट या रन अवे, भाग लो या फिर भाग लो। दो मेरा है, या तो पार्टिसिपेट करिएगा आप क्लास में या फिर भाग जाइएगा क्लास से। तो क्या दिक्कत है? हम वैसे भी देखो इतना कम संख्या में हमको खुद नहीं मन कर रहा है आने का। हम दो चार क्लास और पढ़ाएंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे खुद ही। जब बच्चे नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा? हम्म। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो हम वही बोले ना कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना बाबू, एक बच्चा भी आता है तो जाके हम क्लास लेते हैं। क्योंकि हमारा ये है कि अगर हम क्लास लेना छोड़ेंगे तो हमको देखो इंटरनेशनल लेवल पे बोलना रहता है। हम इतना आसानी से जो आपके साथ ऑडियंस को झेलने का जो आदत है ना, अगर 200 आदमी बैठा हुआ है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको 2 घंटा झेलना है हम झेल जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ से सीखते हैं बोलने की टेंडेंसी। क्योंकि आपको आपसे क्यों पूछते, क्वेश्चन पूछिए। देखिए उससे क्या होता है ना कि हमको जब यहाँ ना कुछ नहीं पूछ रहे हैं ना, बाहर में हमको वो अटैक का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट होता है क्योंकि हमारी उम्र उतनी नहीं है जितना ऑडियंस में बैठे लोगों की उम्र होती है। वो लोग चिढ़ जाते हैं, चिढ़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना कि अगर आप घबरा गए तो आप क्लास छोड़ के भाग जाइएगा। फिर भी हम नहीं घबराते हैं। हमारा वही वाला सिस्टम है कि अभी भी हम स्टूडेंट लाइफ जीते हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि हम वही अभी भी सिस्टम रखे हुए हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल दे क्लास में। हाँ ना ना, हम क्लास से निकल के उसको फोन करते हैं 10 मिनट में। हाँ ठीक है। तो मेरा एक सिद्धांत है कि हमको ये चीज़ सोचना ही नहीं होता है कि जैसे अब यहाँ हम कहें ना कि 4 क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, हम ये चीज़ सोचते भी नहीं है कि अगला क्या सोचेगा। अगले दिन फिर 4 को पढ़ के आएंगे। सेम कंडीशन होता है जब इंटरनेशनल फोरम में हम बोलते हैं। जैसे अभी हमको फिर दिसंबर में अब शिमला में हमको बोलना है, तो जाहिर सी बात है कि हम इतना संकोच करके जाएंगे। ठीक है वहाँ पूरे इंडिया से लोग आएंगे, भाई सब कुछ दे रहा, आने जाने का सब कुछ देता है।
तो ठीक है, हमको घूमने का भी मौका मिल जाता है, कम से कम 4-5 दिन शिमला आराम से घूमेंगे फ्री में। AC 2 टायर फ्री है, इकोनॉमिक क्लास का भाड़ा दे देता है, होटल में रुकने का देता है, खाने का देता है, तो और चाहिए क्या? थोड़ा सा बकबक ही करना है ना। तो देखो अब क्या होता है कि वहां अगले के सवाल से हम लोग कोई नहीं डरते हैं। अरे दूगो नहीं हो बता पाएंगे तो जिसको सोचना है वो अपने सोच के घर रहेगा, मेरे सेहत पे नहीं। तो आप लोग अगर नहीं पार्टिसिपेट, नहीं क्वेश्चन पूछिएगा, हम तो यही समझेंगे ना किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? सब ऊपर से ऊपर निकल जाता है। वो डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता इसका, बस एग्जाम पास करने के लिए। देखिए एग्जाम पास करना डिफरेंट थिंग है, और जब आप सर्विस में आइएगा इसका कोई जरूरत नहीं है, टोटली डिफरेंट है। अगर आप जॉब जब करने जाइएगा तो ये इस सब्जेक्ट का, आप जो GS पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है जॉब में जाने के बाद। हाँ, सिर्फ ये आपका गेट पास है, आपको एंट्री कर जाना है, बस उसके लिए इतना पढ़ा जाता है। मतलब वही गेट पास है। गेट पास यानी कि आपके अंदर नॉलेज है तब तो उस आप गेट के अंदर इंटर कर गए। जब इंटर कर गए तो ये फिर गॉन हो जाता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। जब आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानना होगा। बाकी अगर आप सोच रहे हैं मैथ रीजनिंग जो पढ़ के जो एग्जाम दे के जाते हैं जॉब करने को, उनको मैथ रीजनिंग वहां बनाना रहता है, नहीं। वही 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 बोल रहे हैं, ये गेट पास है आपका। हाँ, देखिए ये चीज तो नॉलेज के लिए है ही। एक तो देखिए इतिहास जो है वो तो सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि इतिहास ऐसा है जो आपको आपसे परिचय कराती है। मतलब वही बता रहे हैं कि आपको आपसे परिचय हम कराते हैं, इसीलिए यूज कुछ नहीं है। ठीक है, इसी में लिखिएगा, इस सभी घटनाओं की जानकारी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी से प्राप्त होता है। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबगाते नासिरी, नासिरी से प्राप्त होता है। हम इसीलिए इसमें डेट नहीं दे रहे हैं, डेट आप लोग कल लिख के ले आइएगा, तब तो देखेंगे कौन कौन की कॉपी में हम चेक करेंगे। डेट्स नहीं लिखवाएंगे कब जलाया, ये सब डेट हम नहीं लिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो हम जो नालंदा और विक्रमशिला छोड़ दिए ना उदंतपुरी, जहिया होना चाहिए, हमको कॉपी में लिखा हुआ चाहिए कल। अब आप अपने किताब से देख के जैसे लिखिएगा, लिख के हमको एग्जैक्ट डेटिंग वहां पे चाहिए आपकी कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसने उत्तर बिहार के कर्नाट शासक, इसने उत्तर बिहार में कर्नाट शासक नरसिंह देव को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने बंगाल पहुंचकर, उसने बंगाल पहुंचकर गौड़ प्रदेश के शासक, गौड़ प्रदेश के शासक सेन वंशी लक्ष्मण सेन को पराजित किया।
सेन वंशी लक्ष्मण सेन को पराजित किया तथा लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। लखनौती, लखनौती, लखनऊ मत लिख दीजिएगा। लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल से लौटते समय, बंगाल से लौटते समय देवकोट के समीप कौन इसकी हत्या करता है? देवकोट के समीप भाई भाई भतीजा तो मारबे करता था, दूसरा कोई मार ही नहीं सकता था। समीप अली मर्दान द्वारा, अली मर्दान द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इस वर्तमान में इसका मकबरा कहाँ है? वर्तमान में कहाँ इसका मकबरा है? बिहार शरीफ में है। बस गेस कर लो, कहीं बोल दो ना। चलिए तो आज हम लोग ये करते हैं। इसके बाद करनास वंश, चेरो वंश, जो भी है बिहार का छोटा छोटा सा डायनेस्टी, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में पहुंच गए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। इसको अली मर्दान, इसके बाद बंगाल का नवाब नियुक्त होता है यहाँ के बाद, अली मर्दान। क्यों नहीं? देखिए बुक्स में मिलता है, लेकिन जनरली इसकी राजधानी जो है वो अदंत